देखिए, आज दुनिया दो भीषण युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में जलता हुआ मिडिल ईस्ट, तो दूसरी तरफ काला सागर में बरसता बारूद और रूस यूक्रेन का महासंग्राम। लेकिन इस दोहरे वैश्विक युद्ध में सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर यह है कि दुनिया भर में समुद्रियों के रास्ते व्यापार करने वाले निर्दोष भारतीय नाविक भी इस आग में निशाने पर आ गए हैं। यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट पर भारतीय मालवाहक जहाज MV AGN रेनगर पर हुआ हालिया हमला वैश्विक सुरक्षा की पोल खोलकर रखता नजर आ रहा है। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा बड़ा हमला है जिसने भारत की नींद उड़ा दी है। आखिर दो देशों की इस जंग में भारत के सपूतों की जान पर संकट क्यों मंडरा रहा है और क्यों वैश्विक व्यापार की रीढ़ कहे जाने वाले भारतीय नाविक युद्ध का शिकार बन रहे हैं, ये भी अब आपको हम फटाफट बताने की कोशिश करते हैं। ताज़ा खबर समझिए, क्या है ये ताज़ा खबर। जैसा कि आपको बताया हमने, भारतीयों पर कैसे हमले हो रहे हैं। आप देखिए, वैश्विक मर्चेंट नेवी में 15% भारतीय नाविक ओडिशा पोर्ट पर MV AGN रेगनर पर भीषण हमला हुआ है। पिछले हफ्ते ओडिशा में ही कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। व्यापारिक जहाज़ों पर हमले से दर्जनों भारतीय घायल हुए। यूक्रेन जल क्षेत्र में फंसे दर्जनों भारतीय मर्चेंट सेलर खाड़ी में ड्रोन हमलों की चपेट में भारतीय नागरिक आए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस जंग के कारण भारतीयों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ रही है। इस मुश्किलों को क्यों बढ़ता हुआ बताया जा रहा है, देखिए ऐसा, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अब तक 54 भारतीयों की मौत हुई है और कूटनीतिक प्रयासों से 139 भारतीय सुरक्षित वापस भी लाए गए हैं। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 6 भारतीय लापता घोषित हुए जबकि 23 की स्थिति अज्ञात है। 19 जुलाई को ओडिशा में कार्गो शिप पर हमले में 4 भारतीयों की मौत हुई है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अब तक 54 भारतीयों की मौत हुई है, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं लगातार। और फारस की खाड़ी और लाल सागर में 13 से अधिक भारतीय नाविकों की जान गई है। कूटनीतिक प्रयासों से 139 भारतीय सुरक्षित भी वापस लाए गए। यह आंकड़ा भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 6 भारतीय लापता हैं, 23 की स्थिति अज्ञात बताई गई है फिलहाल। अब यह भी समझिए, 19 जुलाई को ओडिशा में कार्गो शिप पर हमले में 4 भारतीयों की मौत हुई थी, ये जानकारी भी सामने आई थी। वहीं आप देखिए कि फारस की खाड़ी और लाल सागर में 13 से अधिक भारतीय नाविकों की जान गई है। तो ये हम आंकड़ा लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है और कितने भारतीय अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। खाड़ी में जंग के कारण 3 भारतीय लापता भी बताए जा रहे हैं। मेरे साथ कोमोडोर DS सोडी से रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट और मनन द्विवेदी जी विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ गए हैं। सोडी सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि सर, अगर इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए, युद्ध कहां पर हो रहा है, हालांकि कहीं पर भी युद्ध हो दुनिया में, असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तमाम देशों पर पड़ता है और खास करके जब बात होर्मुज की ही हो रही है जहां से भारत की डिपेंडेंसी इतनी है तो फिर लाजमी है ये होना। लेकिन जिस तरीके से भारतीय निशाना बन रहे हैं सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं हम, क्योंकि आप देखिए, जब हम यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वार चल रही है, इसमें क्या होता है कि कोलेटरल डैमेज भी होता है। हमारे भी कुछ भारतीय हैं जो यूक्रेन में हैं, जो रशिया में भी हैं। और आपने पहले भी देखा है कि कई बार ऐसी न्यूज़ आई थी कि कई भारतीयों को उन्होंने अपनी फोर्सेस में भी लिया हुआ है। अब जहां तक जो अटैक ओडिशा में हुआ है, तो ये दूसरा अटैक है जो ओडिशा में हुआ है जहां की भारतीयों की डेथ हुई है। इससे पहले भी एक अटैक हुआ था। और आज जिस अटैक की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 भारतीयों की डेथ जो हुई है, जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि देखिए, जब स्ट्राइक्स होती हैं रशिया की तरफ से और इसके यूक्रेन के ऊपर, तो वो उनको ये नहीं पता चलता है कि इस जहाज के अंदर किस कंट्री के नागरिक हैं। क्योंकि जो मर्चेंट शिप्स होते हैं, इसमें हर तरह के, हर कंट्रीज के लोग होते हैं जो काम करते हैं। तो इस जहाज में भी हमारे भारतीय थे और 2 भारतीयों की डेथ हुई है, जैसा कि आपने रिपोर्ट किया है। पहले भी जब ये ऐसा हादसा हुआ था, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रशिया के साथ इसके ऊपर बातचीत भी की थी, क्योंकि ऐसे अटैक में उड़ीसा में हमारे भारतीयों की डेथ हुई थी। तो अभी भी ये मुद्दा दोबारा से अपना जो हमारे MEA के लोग हैं, वो रशिया के साथ बात जरूर करेंगे। लेकिन अब देखिए, जब इस किस्म का कंफ्लिक्ट होता है, तो रशिया को भी ये भी मालूम नहीं होता है कि ये जिस जहाज में किस कंट्री के नागरिक हैं। तो ये है चिंताजनक हमारे लिए स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं ईरान और यूएस के बीच में भी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है हरमुज के अंदर, जहाँ पे भी ये हमको काफी डैमेज भी हुआ है, जहाँ पे अभी फिलहाल जो स्थिति बनी है, तो उससे हमारी एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो डेथ हुई है, हम इसको कंडम भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि
जो अटैक हुआ है वो एक ऐसे जहाज पे हुआ जिसके ऊपर भारत का झंडा तो नहीं था, लेकिन भारत के नागरिक जरूर थे। जी बिल्कुल ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। मनन द्विवेदी जी भी मेरे साथ है, मैं चर्चा में जरा उनको भी ले लूं। मनन द्विवेदी जी, ये जो पूरे हालात बन रहे हैं, इस हालात को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक भी भारतीयों की जान नहीं जानी चाहिए, जहां पर इतने भारतीयों की जान लगातार जा रही है। क्या इस तरह के युद्ध में जो ये परिस्थिति होती है, इसको टाला नहीं जा सकता? जी, मुझे लगता है जो आप बात कह रही हैं, इस परिस्थिति को बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता, क्योंकि किसी इंटरनेशनल शिपिंग में या किसी इंटरनेशनल स्ट्रेट में, जैसे कि अगर हम खाड़ी युद्ध की बात करें, जो कि पहले बताया गया है आपके ग्राफिक्स द्वारा, तो उसके अंदर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी ये कहा गया है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, मैरीटाइम लॉ और अनक्लॉज में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि बेसिकली अगर ईरान चाहे और रशिया चाहे या यूक्रेन चाहे, यूक्रेन और रशिया वॉर के संदर्भ में वहां पर भी दोनों पैरेलल बातें चलती हैं, तो राइट टू बोर्ड होता है। जो एग्रेसर कंट्री है या जिस कंट्री के पास उस सीस्केप की चाबी है या वहां पर मैरीटाइम डोमिनेंस है, वो बिल्कुल भी इन शिप्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, उनको बॉम्बार्ड नहीं कर सकता। बस उसके पास इतना ही राइट निहित है कि वो उसके सोल्जर्स जाकर, उसकी नेवी या कोस्ट गार्ड जाकर उस शिप के ऊपर कब्जा करें और वहां पे चेक करें कि वहां पर उस राष्ट्र के अगेंस्ट गतिविधि करने वाला साजो सामान या कोई सैनिक या किसी तरह की एंटिटी वहां पर मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है इस नियम को कई बार ईरान ने भी तोड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में, और मुझे लगता है यूक्रेन और रशिया के वॉर में ये जो शिप हताहत हुए हैं, जिसमें 2 भारतीय हताहत हुए हैं, ये वहां पर तोड़ा गया है। इसके अलावा जी मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जब शुरुआत हुई थी 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर की, तो वहां पर बहुत क्लियरली भारतीय सरकार ने बड़ा ही सराहनीय काम किया था, जिसमें एमईए के अलावा भारत के 3-4 कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पर पोलैंड गए, रोमानिया गए और उन्होंने पुतिन से रिक्वेस्ट की, जेलेंस्की से रिक्वेस्ट की कि कीव और मारियोपोल में जो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स रहे वहां पर या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रहे, किस तरीके से उनको निकाला गया और एक तरीके से उनको युद्ध विराम किया गया वहां पर और सेफ पैसेज दिया गया। तो मुझे लगता है कि किस शिपिंग कंपनी में कितने भारतीय हैं, इसका लेखा जोखा रखना तो संभव है, पर ये शिप्स कब कॉन्फ्लिक्चुअल मैरीटाइम स्पेस में ट्रेवल करेंगे, इनको जानना मुझे लगता है ये एक बड़ा ही मुश्किल कार्य है। और जहां तक सेफ पैसेज की बात है, करीब 1000 से ऊपर भारतीय स्टूडेंट वहां से निकाले गए थे मारियोपोल और कीव से। तो मुझे लगता है भारत सरकार ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये एक तरीके से अगर आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बनाना हो किसी पॉलिटिकल ग्रुप को, तो वहां पर भले ही बात की जा सकती है, पर ये 4 भारतीयों में से 2 का हताहत होना ओडेसा में, ये एक प्योरली मुझे लगता है कोइंसिडेंटल इंसिडेंस है और इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ये ठीक है। कहना अच्छा चाहता डीएस सोडी सर, कूटनीतिक प्रयास जब भारत ने किए तो 139 भारतीय वापस भी आए। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे और कौन से कूटनीतिक प्रयास है जो किए जा सकते हैं जिससे एक भी भारतीयों की जान ना जाए? ऐसे क्या प्रिकॉशन होंगे और इस गलती से क्या सीख लेने को भारत को मिलेगा, भारत सरकार को, सेना को? देखिए, जहाँ तक भारतीय स्टूडेंट्स को लाने का सवाल था, हमारे जो वहाँ पे सिटीजन थे उनको लाने का सवाल था, वो एक्शन भारत ने लिया था। और हमारे जो वहाँ पे नागरिक रह रहे थे उनको भारत लेके आए थे। जो स्थिति अभी आप रिपोर्ट कर रहे हैं और जो मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे, देखिए ये अटैक हुआ है ओडिशा पोर्ट के अंदर। ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल वाटर में नहीं हुआ है, क्योंकि आप ही रिपोर्ट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ये ओडिशा पोर्ट के अंदर अटैक हुआ है। तो अगर पोर्ट के अंदर अटैक हुआ है तो इसमें आदमी कुछ कर नहीं सकता है। और देखिए, क्योंकि जो जहाज हैं, जो मर्चेंट शिप्स होते हैं, इनमें हर प्रकार के, हर कंट्री के लोग होते हैं जो काम करते हैं। और जो जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत अपनी डिप्लोमेसी इन देशों के साथ तो कायम हमारी रहती है, इंफॉर्मेशन भी रहती है और एडवाइजरीज भी जारी की जाती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट। बट क्योंकि ट्रेड जो है, शिपिंग जो है, ये बंद तो हो नहीं सकती। ये शिप
ट्रेड लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्योंकि कन्फ्लिक्ट जोन है तो वहाँ पे इस किस्म के अटैक अभी हो रहे हैं और होते रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा भारत क्या कर सकता है, वो एडवाइजरी ही इशू कर सकते हैं और इन देशों के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन जो अटैक्स हैं इनको रोकना जो है उसके लिए हमारी कंट्री जो है उसमें कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि शिप के ऊपर ऐसा नहीं है क्योंकि भारतीय शिप है जिसपे अटैक हुआ है। ये इंटरनेशनल शिपिंग होती है, इसके अंदर जो काम करते हैं वो वेरियस कंट्रीज के होते हैं। तो ऐसे स्थिति में कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं जबकि अटैक होते हैं एंड वी आल्सो लूज आवर मैन। तो ज्यादा से ज्यादा एडवाइजरी ही जारी कर सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। आनंद द्विवेदी सर, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आने वाले समय में अगर भारत की और सेना की बात की जाए तो उनके लिए क्या विकल्प हैं जो भारतीय सेना इस तरह की परिस्थिति में अपना सकती है या भारत सरकार अपना सकती है? किस तरह के प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा सकते हैं? देखिए, मैं एमईए के लोगों से इंटरेक्ट तो कर रहा हूँ 15-20 वर्ष से, पर वो मैरीटाइम स्पेस और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के संदर्भ में मैं नहीं इंटरेक्ट कर रहा। मैं बायलैटरल रिलेशंस भारत अमेरिका और भारत अफ्रीका इन पे ज्यादा काम करता हूँ। फिर भी मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल सोडी साहब की बात से पूरी तरीके से एग्री हूँ कि एडवाइजरी दे सकती है एमईए। और एक तरीके से अगर ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि भाई इन दोनों वॉर रूम्स के लिए इन जो दो वॉर सिनेरियोज हैं, जो पोस्ट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जो अब ये डिप्लोमेटिक साइलेंस है, वहां पर डिप्लोमेटिक पॉज मिला है वॉर को, वहां पर उसके लिए एक स्पेशल ऑफिस गठित किया जाए जो कि भारतीय नागरिकों को और डायस्पोरा को कनेक्ट करे। और एक तरीके से यही काम यूक्रेन और रशिया वॉर के संदर्भ में भी किया जाए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा एमईए या भारतीय डिप्लोमेटिक कॉर्प्स इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इंटरफेयर कर सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि दो चीजें होती हैं जब युद्ध होता है। एक तो कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, इसके अगर हम आइडियलिज्म और क्या कहते हैं न्यू रियलिज्म की बात करें तो ये बात सामने आती है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान की थ्योरी में, अवधारणाओं में, कि कंट्रीज एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और मैरीटाइम स्पेस के संदर्भ में सारे कंट्रीज एक दूसरे के इंटरेस्ट को, नागरिकों को, टेरिटरी को और सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को जारी रखने का कयास करते हैं। पर जो सिचुएशन वॉर में होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसको हम कह सकते हैं रियलिज्म, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान की अवधारणा के द्वारा उसको हम कह सकते हैं यथार्थवाद, जिसके चलते हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एनार्की होती है। मतलब जी। एक तरीके की लॉलेसनेस। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत पुराना अध्याय है और बहुत पुरानी सच्चाई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसके चलते भले वो यूक्रेन वॉर का थिएटर हो या फिर इजरायली ये आपका ईरान अमेरिका और इजरायली थिएटर हो, यहाँ पर एडवाइजरी देने के अलावा और एक तरीके से एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करने के अलावा और बार बार वहां के राजनयिकों से बात करने के अलावा मुझे नहीं लगता भारत सरकार इससे ज्यादा कुछ कर सकती है। ठीक है सर, मैं यही अच्छा कहना चाहूँ। ठीक है। अच्छा डीएस सोडी सर, जो बात कह रहे थे अभी मनन द्विवेदी जी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अगर बात उसकी होती तो क्या इस तरह की जो घटना होती है वो दो देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं उसमें खटास नहीं डालती? अगर कोई व्यापार है, अगर कोई बात है, अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर उस व्यापार पर, बात पर भी तो असर पड़ेगा ना। जब आप हमारे लोगों को मारेंगे, आप उसकी केयर नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि उन्होंने नियम तोड़ दिया था, ये तमाम बातें कहेंगे, लेकिन लोगों को तो मारा है। नहीं, देखिए जो आप बात कर रहे हैं ये सही बात नहीं है। ये जानबूझकर भारतीयों को नहीं मारा गया है। ये जो अटैक हुआ है ये ओडेसा में, यूक्रेन में अटैक हुआ है रशिया की तरफ बाद से। में सर पता चला था, करेक्ट। जी जी जी, देखिए क्योंकि इन्होंने जानबूझ के अटैक नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर भारतीय थे और उनको मारा है। और दूसरी बात आप देखिए, जैसे को पैनलिस्ट भी कह रहे थे, हम ज्यादा से ज्यादा एडवाइजरी ही इशू कर सकते हैं। जैसे हमने मिडिल ईस्ट में देखा है कि ईरान और यूएस के युद्ध में भी भारत ने हमेशा यही कहा है, ये अपना रुख बना के रखा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सकता है। और जब कभी भी अटैक होते हैं जहाँ पे कोई भी भारतीय इन्वॉल्व होता है तो हमारी एमई की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं। वो उन्होंने बार बार ये कहा है कि भारतीय नागरिक जो हैं उनका ख्याल रखा जाए और
ज्यादा से ज्यादा ही कह सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कहना कि ये भारत के ऊपर अटैक है, उनके अपनी भारत के सिटीजन्स के ऊपर अटैक है, ये सही नहीं है। इस किस्म के कन्फ्लिक्ट में, इस किस्म के युद्ध में हमारा जो कंट्री है वो हर कंट्री के साथ बात करता है। रशिया से भी बात कर रहा है, यूक्रेन से भी बात कर रहा है, यूएस से भी बात कर रहा है, इसराइल से भी बात कर रहा है, ईरान से भी बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी बातें जो है डिप्लोमेसी के थ्रू ही कन्वे की जाती हैं। और यस, हमारा जो अपना कंसर्न है वो बेशक कन्वे करते हैं, लेकिन कोलेटरल डैमेज की जब बात आती है तो इसमें ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा मनन द्विवेदी जी, क्योंकि अब मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ, जिस तरीके से ये पूरी परिस्थिति आई है, मतलब ये कितनी ज्यादा अजीब बात है कि आप किसी युद्ध में हैं भी नहीं और फिर भी आपको कहीं ना कहीं जब भारतीयों की जान गई है तो इसकी चर्चा हो रही है। अब जब ये मामले सामने आए हैं, भारत सरकार के लिए क्या वो कदम होंगे जो सबसे पहले उठाए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक प्रयास और कयास और स्ट्राइविंग बिल्कुल चलती रहती है, और ये लगातार भारत सरकार का और एमईए का एडवाइजरीज के थ्रू अपनी जो इनकी पीआईबी की रिलीजेस हैं और एमईए की रिलीजेस को हम देखें तो पूरी ये कोशिश रहती है कि जो भारतीय डायस्पोरा है उनकी बिल्कुल उनकी वेलबींग, उनकी भलमानस और उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसा भारत में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा के रिलेटिव्स और रिश्तेदारों को कहा जाता है। पर अगर हम ये देखें तो ऐसे कई एग्जांपल्स हुए हैं जहां पर इंटरनल जो, जैसे कि जब कुवैत वॉर हुआ था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था 1991 में, तो उस समय भारत के एक दो एंटरप्रेन्योर्स, बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन ऐसे लगे हुए थे पूरे काम में, बिकॉज जिस तरीके से ज्यूज को बचाने का काम वर्ल्ड वॉर 2 में शेंडलर ने किया था, जिसपे चलचित्र भी बना है शेंडलर्स लिस्ट, वैसे ही भारत के लोगों को भी निकाला गया था और हुक ऑन क्रुक से, अच्छे और बुरे तरीकों से भारत के लोगों को निकाला गया था। तो मुझे लगता है कि सरकार के अलावा ये सिविल सोसाइटल और डायस्पोरा का आपसी सामंजस्य, ये सारी चीजें इसमें काम देती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सोनी सर आपका भी शुक्रिया, मनन द्विवेदी सर आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।